22 सितंबर को फिर से पीपली में किसान महापंचायत होने जा रही है। शासन प्रशासन द्वारा बीजेपी के इशारे पे पंचायत को रोकने के लिए तमाम प्रयास करे गए। जिस तरीके से जब भी किसानों का कोई कार्यक्रम होता है, मजदूरों का प्रोग्राम होता है, तो ये बीजेपी वाले अक्सर धारा 144 लगा देते हैं। किसान और मजदूर भी भाजपा के लिए धारा 144 लगा देंगे। कहीं भी इनको गाँव में 5 वोट भी नहीं मिलने वाली। उनकी हरियाणा का जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल बौखलाई हुई है कि अब की बार के विधानसभा इलेक्शन में ब्याज समेत बीजेपी का हिसाब किताब लोग करेंगे। किसानों को लेके बहुत सारे आयोग बने, लेकिन क्या आज तक एक भी आयोग की रिपोर्ट लागू हुई? अगर आप देखोगे, सरसों का एमएसपी 5650 रुपया क्विंटल है, सरसों 4540 रुपया क्विंटल बिकी है। मूंग का एमएसपी 8682 रुपया क्विंटल है, मूंग 7000 साढ़े 7000 रुपया क्विंटल बिकी है। कि राज्य में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटने का काम किया। तो हरियाणा में जहां पर चुनावी रण है, वहीं पर किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ शंभू बॉर्डर बंद है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, वहां पर मंत्रणा हो रही है। और वहीं जब उचाना में पिछले रविवार को पंचायत बुलाई गई थी, तो वहां भी पंजाब की तरफ बड़ी दीवारें खींच दी गई थी। अब 22 सितंबर को फिर से पीपली में किसान महापंचायत होने जा रही है। ऐसे में इस वक्त हम गगसीना गांव में मौजूद हैं, जहां पर दादा काला पीर की जगह पर मेला भी लगा है और किसान नेता अभिमन्यु कुहार भी हमारे साथ यहां पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कुहार साहब, सबसे पहले तो स्वागत है चढ़ती कला टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। कुहार साहब, एक तरफ यहाँ पर चुनावी रण भी सजा है, आप काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो अब तक बातचीत या कहां तक पहुंचा है मामला? देखो, बातचीत तो कहीं तक नहीं पहुंची है। ये शंभू बॉर्डर पे और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। अभी उसी आंदोलन के तहत हमारी 15 सितंबर को राष्ट्रीय सदर की महापंचायत उचाना में थी, जहां आप सब ने देखा किस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा बीजेपी के इशारे पे पंचायत को रोकने के लिए तमाम प्रयास करे गए। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में किसान हरियाणा से और पंजाब के कोने कोने से पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी उस पंचायत को रोक देंगे, उनकी सभी तैयारियों को ध्वस्त करने का काम किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से जब भी किसानों का कोई कार्यक्रम होता है, मजदूरों का प्रोग्राम होता है, तो ये बीजेपी वाले अक्सर धारा 144 लगा देते हैं कि भाई 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होने देने। तो अब जब 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगी, तो किसानों और मजदूरों में भी भाजपा के प्रति इतनी नाराजगी है, वोटों वाले दिन किसान और मजदूर भी भाजपा के लिए धारा 144 लगा देंगे। कहीं भी इनको गांव में 5 वोट भी नहीं मिलने वाली। इस तरीके का इनका बुरा हाल अब की बार हरियाणा के अंदर होगा। और आप देख रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा है, अभी वो कुछ दिन पहले हरियाणा में आए थे, तो बड़ी बौखलाहट वाली भाषा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उनकी हरियाणा का जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल बौखलाई हुई है। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ, अब की बार किसान और मजदूर बहुत बड़े उसमें नाराज हैं बीजेपी से, और उसको बीजेपी को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे, 2011 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे, तो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। लेकिन 2014 से 24 तक मोदी जी सत्ता में हैं, अब तक उन्होंने वो खुद का जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं करी, जो वो प्रधानमंत्री पद पर रह के कर सकते थे। इसी तरीके से चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो, या फिर इस आंदोलन के दौरान 13 फरवरी से जो आंदोलन शुरू हुआ, जिस तरह की ज्यादती, जिस तरह की ज़बरदस्ती, जिस तरीके का अत्याचार किया गया, जिस तरीके से जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया किसानों के ऊपर, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, जिस तरीके से मोर्टारों का इस्तेमाल किया गया, तो लोगों में बहुत भारी नाराजगी है और उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। क्या इन चुनावों में भी सवाल पूछे जाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष और पक्ष दोनों से सवाल किए गए थे। देखो, लोग खुद जागरूक हो चुके हैं। आपने देखा होगा, अभी हिसार की तरफ आप देखोगे, आदमपुर के गाँव में, कुतिया वाली गाँव में कल जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई से सवाल जवाब किए गए, तो उनके साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने किसानों का फ़ोन भी तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि भाई ये तो बहुत भारी गलती हो गई, तो शाम को आके उनके बीच में बैठ के वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो हाथ जोड़ के। उसी तरीके से आपने अनिल विज का देखा होगा कि अनिल विज के साथ किस तरीके से अभी हुआ। क्योंकि मुद्दा क्या है कि जिस तरीके का टॉर्चर इस आंदोलन में किसानों को किया गया है, जिस तरीके से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों में बहुत भारी नाराजगी है। और लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार के विधानसभा इलेक्शन में ब्याज समेत बीजेपी का हिसाब किताब लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी थी, वो बात कहां तक पहुंची है? शंभू या खनौरी बॉर्डर को रोक? मैं एक बात कह रहा हूं आपको, 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो कमीशन भारत की केंद्र सरकार ने बनाया था 2004 में। तो
तो 2006 से 2014 तक कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले माननीय मोदी जी कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से लागू करूंगा। जब उन्होंने भी लागू नहीं किया तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था हमारे साथी किसान लीडर सतनाम सिंह बहरू द्वारा। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि नहीं भाई, ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कमीशन है, उसकी ये रिपोर्ट है और आप इससे भाग नहीं सकते, आप वादा कर चुके हैं कि आप सत्ता में आए तो ये लागू करेंगे, तो आप क्यों लागू नहीं कर रहे, आप इसको लागू कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय डायरेक्शन देता, उस समय आदेश देता, तो आज किसान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की स्थिति में होते। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, हमारे पास कोई जानकारी उसकी नहीं आई है। अगर कोई जानकारी आएगी तो हमारे दोनों फोरम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा उस पर इकट्ठे होकर चर्चा करेंगे, चर्चा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि अगर पंजाब में बात करें तो किसान जो दूसरे गुट के हैं उन्होंने धरना लगाया था, सरकार से बात की थी। अब पंजाब सरकार ने किसान नीति का एक जो है वो तैयार किया है पूरा प्रोफाइल। तो आपको क्या लगता है किसान नीति बननी चाहिए खेती नीति को लेकर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतियाँ तो कितनी बना लो, नीतियाँ लागू होती या नहीं होती, सवाल तो ये है ना। किसानों को लेके बहुत सारे आयोग बने, लेकिन क्या आज तक एक भी आयोग की रिपोर्ट लागू हुई? सवाल ये है। आप चाहे 50 कमेटियां बना दो, 50 कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार तो हमें भी पहले दिन से कह रही है आप लोग कमेटी में आ जाओ, मंत्री कमेटी में हो जाएंगे, लेकिन वो कमेटी करेगी क्या? अरे पहले जो कमेटी बनी है पहले उनकी रिपोर्ट लागू कर लो, उसके बाद आगे की कमेटियों की रिपोर्ट देख लेंगे। तो ये कमेटियां बनती रहती हैं। और देखो, जो एमएसपी का विषय है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट कह देती है, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 14 फसलें तो एमएसपी पहले ही खरीद रहे हैं। ये सारी चीज़ें झूठी बातें हैं। अगर आप देखोगे, सरसों का एमएसपी 5650 रुपये क्विंटल है, सरसों 4500-4600 रुपये क्विंटल बिकी है। मूंग का एमएसपी 8682 रुपये क्विंटल है, मूंग 7000 7500 रुपये क्विंटल बिकी है। हमारा कहने का मतलब ये है, जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट का विषय है, फसलों की प्रोक्यूरमेंट का विषय, फसलों की खरीद का विषय अकेली स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है। जैसे एफसीआई जैसी संस्थाएं हैं, नेफेड है, एनसीसीएफ है, ये सारी सेंटर के अंडर में आती हैं। अगर आप हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा में तो 2-3 संस्थाएं हैं जो खरीद करती हैं, ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में खरीद करती है। इसी तरीके से पंजाब ने भी जो पंजाब लेवल की संस्थाएं जो खरीद करती हैं, वो बहुत कम मात्रा में खरीद करती हैं। तो फसलों की खरीद का विषय केंद्र का विषय है। इसलिए जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बन के इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो सेंटर के लेवल पे बननी चाहिए। और एमएसपी गारंटी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंटों के बस की बात नहीं है, चाहे वो हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हो। प्रोक्यूरमेंट का विषय सेंट्रल विषय है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें कदम उठाना पड़ेगा। क्या किसान अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से किसानों के साथ हुआ है वैसे अब और ना हो। हमने तो ये कह दिया, हमारी परसों जब पंचायत थी तो हमने तो वहाँ ऐलान कर दिया किसानों मजदूरों के बीच। हमने देखा होगा 50,000 से ज़्यादा किसान मजदूर थे। सारी रोक टोक के बावजूद तमाम गाँवों में फ़ोन किए गए, एसएचओ द्वारा नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, छापेमारी करेंगे, मुकदमे दर्ज कर देंगे। भी कहा गया परमिशन नहीं ली गई। अब देखो, वो तो उनकी अपनी कहानी बना रहे हैं, वो झूठी कहानी बना रहे हैं। तो लोगों में लेकिन नाराजगी इतनी थी, लोग पूरी तैयारी दल बल के साथ आए और 50,000 से ज़्यादा आदमी वहाँ पे आया। तो अभी 5 अक्टूबर को जब इलेक्शन होंगे, आप देखिएगा लोग ब्याज समेत इनका हिसाब किताब करेंगे। और मैं तो हरियाणा की तमाम जनता से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, देखो हम किसी के लिए वोट की अपील नहीं करते, हम किसी को समर्थन नहीं देते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी निर्दलीय को, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जब 5 अक्टूबर को वोट डालने जाए हरियाणा की जनता, तो ये याद रखना 2020-21 के आंदोलन में 833 किसान और मजदूर भाई शहीद किए थे हमारे इस भाजपा ने। इस आंदोलन में तो 13 फरवरी से शुरू हुआ, 33 किसान मजदूर भाई शहीद कर चुके हैं इनके द्वारा। 433 भाइयों को घायल कर दिया इन्होंने, 5 नौजवानों की आंखों की रोशनियां छीन ली, सैकड़ों नौजवानों को छर्रे लगे हैं। ये ध्यान रखना जब 5 तारीख को वोट डालने जाओ कि राज्य में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने महिला पहलवानों को सड़कों पे घसीटने का काम किया था, जिन महिला पहलवानों ने पूरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। ये वो लोग राज्य में बैठे हैं जो अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, जो गांव देहात के बच्चे जो फौज में जाके देश की सेवा करा करते, अपना परिवार भी पालते थे, आज वो 4 साल की नौकरी बना दी। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो पहले तो 5-6 साल बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी रहा, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था का। उसके बाद अब वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ना उसने क्रिकेट खेला, ना उसको क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी, ना उसको कुछ अता पता उस बारे में, लेकिन अमित शाह का बेटा है, परिवारवाद ये भी फैलाते हैं, सारी पार्टियां परिवारवाद फैलाती हैं, तो इसलिए उसको प्रमोट करके कर दिया गया। तो हमारा बस ये कहना है, जो ज्यादती पिछले 10 साल में हमारे ऊपर करी गई है, जो जुल्म हमारे ऊपर, जो अत्याचार हमारे ऊपर इस सरकार ने पिछले 10 साल में किए हैं, मैं हरियाणा की जनता से, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से, किसान मजदूरों से निवेदन जरूर करूंगा, उन जातियों को, उन अत्याचारों को
को याद रखना और 5 तारीख को उसका ब्याज समिति हिसाब किताब करना है। जैसे अभी 15 सितंबर को हमारी जींद के उचाना में पंचायत हुई, इसमें 50,000 से अधिक किसान मजदूर भाई हरियाणा पंजाब के पहुंचे। उसी तरीके से 22 तारीख को कुरुक्षेत्र के पीपली में हमारी महापंचायत होगी और उसमें भी दल बल के साथ पूरे हरियाणा से, पूरे पंजाब से हजारों की संख्या में किसानों की संख्या वहाँ जाएगी। किसान पूरे हरियाणा में जाएंगे? हम तो जा ही रहे हैं। अगर आप मेरी बात करोगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1 अगस्त 2023 से हमारे साथी हैं मनोज, ये भी आपको बताएंगे, अच्छे वक्ता भी हैं। 1 अगस्त 2023 से लेके अगर आज तक की बात करें तो कम से कम 1,500 गाँव में हमारी टीमें जाके पंचायत कर चुकी हैं। लोगों को हम याद दिला रहे हैं बार बार कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जो भी समाज अपने ऊपर हुई जातियों को भूल जाता है, फिर उस समाज का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, उस समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सत्ता में जो भी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे जजपा है या आम आदमी पार्टी है, कोई भी है, अगर सत्ता में कोई भी पार्टी गलत करती है, कोई गलत नीतियां लाती है, तो लोगों की, जिंदा दिल लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिंदा जमीर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका डट के बिना डरे बिना दबे विरोध किया जाए, और वो हम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे अभिमन्यु कुहाड़ जी, जिनका कहना है कि अब की बार जो है संघर्ष भी किया जा रहा है और गांव-गांव भी जाया जा रहा है और 22 तारीख को भी जो है पीपली में महापंचायत होने जा रही है। उसके साथ ही पूरे हरियाणा में घूम कर इस बात का प्रचार भी किया जा रहा है कि किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है उसको भी ध्यान रखकर और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता वोट करे। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी सुनील के साथ।